अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नावल्स हफ्त। तो जी जनाब, हम लोग का जो नावल है अलहम से वन्नास, असकलम उमैमा शफ़ीक कुरैशी। तो जी जनाब, बढ़ते हैं आज की हमारी इस नावल की आज की नवी किस्त की जानिब। वो हाथ मसलते इस तरह आपकी हालत में बिस्तर पे बैठी थी। जो तमाशा वो नीचे लगा कर आई थी, इसके बाद हातिम के तेवर काफ़ी बिगड़े हुए थे। यकीनन इसकी क्लास लगनी थी। अपनी शादी की पहली रात तो इसने ये सब नहीं सोचा था। एसी चलने के बावजूद भी इसके माथे पे पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें नुमाया थी। दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो जल्दी से आंखें बंद किए लेट गई थी। जब वो जाग ही नहीं रही होगी तो उसे डांटेगा कैसे। इसे बिस्तर पे नीम दराज देकर हातिम के माथे पर बल पड़े थे। वो कदम कदम चलता इसके सिरहाने खड़ा हुआ था, हाथ पर हाथ बांधे, आंखें सुकड़े। अब वो उसे मुसलसल घूर रहा था। ये तुम्हारे बालों पर क्या है? ये तो मुझे कॉकरोच लगता है, मगर इसका रंग तो नीला है। क्या नीले रंग का भी कॉकरोच होता है? वो करंट खाकर उठी थी। कहाँ है, कहाँ पर है नीले रंग का कॉकरोच? ये तो नई दरियाफ्त हो गई। आदत से मजबूर वो एक्साइटेड होकर बैठी थी। वो मुसलसल अपने बालों पर हाथ फेर कर देख रही थी। इधर आओ, मैं तुम्हें बताता हूँ कहाँ है कॉकरोच। इसकी चूड़ियों वाली कलाई थामे उमर ने एक झटके से खींच कर खड़ा किया था। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे कि मैं तुम्हें किसी और को सौंप? वो जुमला तक मुकम्मल नहीं कर सका था। नैन, अपने हाथों से तुम्हारी जान तो ले सकता हूँ, मगर तुम्हें किसी और का होते हुए नहीं देख सकता। गलती तुम्हारी है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा नाम उमर नहीं हातिम है? सारा इल्ज़ाम इसके सर डाले ऊपर वो जिम्मा हुई थी। मैं तुम्हारे लिए सिर्फ उमर हूँ। हातिम को वो खुद कब का दफना चुका था। ये नाम इसने सिर्फ अनैन से निकाह के लिए इस्तेमाल किया था। वो डेविड के नाम से निकाह नहीं कर सकता था। हातिम इतना अच्छा नाम तो है, उमर इतना अच्छा नाम नहीं है। अनैन ने आंखें घुमाते हुए इसके सारे अपनी राय रखी थी। वो बस इस पर एक कश्मगीर निगाह डाल कर रह गए। बचपन में इसे हातिम नाम नहीं पसंद था और अब उम्र वो आसानी से राज़ी होने वालों में से नहीं थी। खैर, इस बारे में सुबह बात करेंगे। अपनी शादी की पहली रात वो इससे मज़ीद नहीं लड़ सकता था। तुमने मुझसे कॉकरोच के मुतालिक झूठ क्यों बोला? इसने एक शिकायती निगाह हातिम पर डाली थी। तुम्हें कॉकरोच अजीज़ है या शौहर? वह अच्छा खासा तपा था। मुझे नहीं पता, मुझे मुंह दिखाई में कॉकरोच चाहिए, वो भी नीले रंग का। जहाँ से मर्जी ला कर दो। वो जिद पर उतर आई थी, जबकि हातिम का मुंह बेख्तियार खुला था। इसने इस लम्हे को कोसा था जब इसने ये कॉकरोच वाली बात की थी। नैन, मेरा दिमाग ख़राब मत करो। अगर तुमने मुझे मज़ीद तंग किया ना तो मैं तुम्हें स्टोर में बंद कर दूंगा, जो कि सारा का सारा कॉकरोच से भरा हुआ है। हातिम ने इसे डराना चाहा था। ठीक है, कर दो। वो लापरवाही से गोया हुई थी और लब भींच कर रह गया। इसे इस वक्त कॉकरोच अपना रकीब लग रहे थे। नैन, मेरे ख्याल से इस रात मोहब्बत भरी बातें की जाती है। गहरी सांस खारिज किए इसने अपने लहजे को हद दर्जा नरम रखा था। हाँ तो फिर करो ना मोहब्बत भरी बातें, मैंने कब मना किया है? इसने गोया हातिम पर एहसान करते कहा था। थोड़ा सा शर्मा ही लो। हातिम में सर्द आ भरी थी। ज़बरदस्ती शर्माऊँ? इस सवाल पर हातिम का चेहरा गुस्से से सुर्ख पड़ा था। तुम रहने दो, मैं खुद ही तुम्हें शर्म दिला दूंगा। इसके मायने ख़ेज़ लहजे पर वो बुरी तरह झीप गई थी। सारा जिस्म का सारा खून सिमट के चेहरे पर आया था। शर्माती हुई अच्छी लगती हूँ। हातिम ने इसके हाथ पर दबाव डाले कहा था। उमर, नजर झुकाए इसने हल्का सा एहतजाज किया था। हुक्म उमर की जान। वो एक बार फिर शर्मा गई थी। तुम वज़ू कर लो, हम नफिल अदा करते हैं। वो जिस कदर खुशी से गोया हुई थी, हातिम का रंग इस कदर ही सफ़ेद पड़ा था। आज सुबह मैं एक ड्रामा देख रही थी। तुम्हें पता है, शादी के बाद दोनों दुल्हा दुल्हन नमाज पढ़ते बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं चाहती हूँ कि हम भी साथ में नफिल अदा करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें। तुम्हें पता है, एक वक्त था जब अल्लाह की मौजूदगी के बारे में शुबहात का शिकार थी, मगर फिर कुछ ऐसे हालात पैदा हुए और फिर किसी ने मुझे समझाया तो मुझे समझ आ गई। आंखों के सामने एक मेहरबान दोस्त का साया लहराया था। अपनी शादी की पहली रात में भी वो इसे याद कर रही थी। इसके अकायद अब भी तकरीबन वही थे। नमाज कुरान में इसे कोई खासी दिलचस्पी नहीं थी, मगर अल्लाह की मौजूदगी पर वो यकीन कर चुकी थी। इसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर भी यकीन था। इसने कैद में कई बार शहादत भी दी थी। अभी वो न जाने क्या क्या बोल रही थी, मगर हातिम का दिमाग तो बिल्कुल शल था। उमर, जाओ ना, वज़ू करके आओ। इसके झिंझोड़ने पर वो जैसे होश में आया था। ये ज़रूरी है, मेरा मतलब नफिल पढ़ना। तुम पढ़ लो ना। इसने अपनी तरफ पेशानी पर हाथ फेरा था। जी नहीं, हम साथ पढ़ेंगे। मैंने तो पहले ही वज़ू कर लिया था, तुम भी कर लो ना। मैं? वो सरासेमा रह गया। हाँ तो और कौन? कमर पर हाथ रखे इसने हातिम को घूरा था। उफ उमर, तुम भी ना, चलो मेरे साथ। वो उसका हाथ थामते से आगे घसीटी जा रही थी। वो चुपचाप इसके साथ चल रहा था। इनकार करने की सूरत में हज़ार सवालों के जवाब देने पड़ते। चलो करो वज़ू। वॉश बेसिन के पास खड़े होते
اس نے عمر کا ہاتھ چھوڑا تھا۔ حاتم نے دھڑکتے دل کے ساتھ نل کے نیچے ہاتھ کیا تھا۔ پانی کی ایک تیز دھار بہنے لگی تھی۔ نل آٹومیٹک تھا۔ اب اس نے اپنے دونوں ہاتھ دھوئے تھے۔ اس کے لاوے کی طرح جھلستے ہاتھوں پر یک ٹھنڈے پانی کی پھوار پڑی تھی۔ نین کو اپنی جانب دیکھتے پا کر حاتم نے کلی کی، پھر ناک میں ڈالا۔ وضو کر رہا تھا۔ وہ اس کے سر پر کھڑی زبردستی سے کروا رہی تھی۔ وہ قاتل تھا، وہ اسمگلر تھا، وہ دہشت گردی میں ملوث تھا۔ اب اس نے ہاتھوں کے پیالوں میں پانی بھرتے چہرے پر پھینکا۔ اس کی آنکھیں یکدم ہی جیسے کھلی تھیں۔ اسے اپنے کیے تمام گناہ یاد آئے تھے۔ بازو کوہنیوں تک دھونے کے بعد اس نے مزاح کیا تھا۔ ایک دم سے اسے تقریباً 12 سال پہلے کیا گیا پیما یاد آیا تھا جو اس نے اعلانیہ کیا تھا: میں حاتم خان زادہ آج عیسائیت کو اپناتا ہوں۔ مجھے انجیل مقدس سے عشق ہے۔ پیر دھوتے اس کے ہاتھ کانپے تھے۔ وہ دنیا کے بلیک مانسٹر تھا، ڈیوڈ، ایک شفاق درندہ، کسی کو موت تو کسی کو دردناک زندگی دینے والا، مگر آج اس کے ہاتھ کانپے تھے، کسی کو سزا دیتے ہوئے نہیں بلکہ وضو کرتے ہوئے۔ چلو جلدی چلو۔ اس کے وضو کرتے ہی ساتھ ہی وہ اس کا تر ہاتھ تھامتے اسے باہر لے گئی۔ اینین کے آگے پیچھے 2 جائے نماز بچھائے تھے۔ اب احتیاط سے اپنا دوپٹے کے اوپر ہی اس نے ایک بڑی سیاہ رنگ کی چادر کا حجاب کیا تھا۔ وہ سارا انتظام پہلے ہی کر چکی تھی۔ حاتم نے تر چہرے سے اپنا عکس ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے میں دیکھا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ نہیں پہنچا تھا، نہ جانے کیوں وہ یہ نہیں کر سکا تھا۔ آئینے میں اپنے چہرے پر چمکتی ننھی ننھی بوندیں دیکھ کر وہ لمحے بھر کو مسمرائز ہوا تھا۔ عمر، اینین کی آواز پر اسے جیسے ہوش میں آیا تھا۔ آؤ نا، وہ جائے نماز پہ کھڑی مسکرا کر اسے بلا رہی تھی۔ حاتم کے قدم زنجیر ہوئے تھے۔ کسی کا قتل کرنا اس کے لیے بے حد آسان تھا، مگر جائے نماز پر نماز کے لیے کھڑے ہونا ایک کڑا امتحان تھا۔ من بھر کے قدم اٹھاتا وہ اس کی جانب بڑھا تھا۔ جائے نماز پر کھڑے ہوتے اس کے قدم لڑکھڑائے تھے۔ خود کو زمینی خدا سمجھنے والے کے قدم آج حقیقی مالک کے روبرو کھڑے ہوتے ساتھ ہی لڑکھڑائے تھے۔ نیت کے بعد اس نے نماز پڑھنا شروع کی تھی۔ فاتحہ پڑھتے اس کے ہونٹ کپ کپائے تھے۔ رکوع میں جھکتے وہ گرتے گرتے بچا تھا۔ سجدے میں جاتے اس کا دل بس باہر آنے کو تھا۔ اس کے پورے وجود پر لرزہ طاری ہوا تھا۔ دل چاہا کہ بس یہی سب چھوڑ کر یہاں سے بھاگ جائیں، مگر وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس سے تھوڑا پیچھے وہ نماز پڑھ رہی تھی، وہ جو اس کی متاع جان تھی، اس کی کل کائنات تھی۔ سلام پھیرتے ساتھ اس نے اٹھنے کی کوشش کی تھی، مگر اینین کی آواز۔ اس نے آنکھیں بند کی، گہری سانس خارج کی تھی۔ عمر، وہ مسکراتا ہوا اس کی جانب پلٹا تھا۔ اب تم وہ کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، اس نے ایکسائٹڈ ہوتے کہا تھا۔ کیا؟ حاتم نے ناسمجھی سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ یہ تو تمہیں پتہ ہونا چاہیے نا۔ اس نے ایک خفیف نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ وہ دونوں ہی اس وقت آمنے سامنے جائے نماز پر بیٹھے تھے۔ مجھے نہیں پتا۔ اس کے لہجے میں تھکان کے ساتھ بیزاری بھی تھی۔ مجھے فورہیڈ کس دو، اس آنکھیں جھکائے اینین نے ہی کہہ ڈالا تھا۔ وہ پہلے چونکا تھا، پھر اس کی آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی، پھر چمک، پھر ایک دل فریب مسکراہٹ نے اس کے لبوں کو چھوا تھا۔ اسے ہرگز امید نہیں تھی کہ وہ اس سے شادی کی پہلی رات اس قسم کی ڈیمانڈ کرے گی۔ اپنی جگہ سے تھوڑا آگے ہوتے اس کے قریب گیا تھا۔ اینین نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ حاتم اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا تھا۔ وعدہ کرو کہ ہمیشہ میرے ساتھ رہو گے، مجھے محبت کرو گے، اس نے آہستگی سے کہا تھا، جبکہ نگاہیں جھکی ہوئی تھی۔ میں اپنی زندگی کی آخری سانس تک صرف تم سے محبت کروں گا۔ تم میری اینین ہو، تم عمر کی آنکھیں ہو۔ آنکھوں کے بغیر دنیا تاریک نظر آتی ہے۔ میری دنیا کے سارے رنگ صرف اینین کی وجہ سے ہے۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامتے وہ اس سے عہد و پیما کر رہا تھا۔ دونوں اس وقت وضو میں تھے، دونوں ایک پاک چیز پر بیٹھے تھے جس نے اسلام چھوڑ کر عیسائیت کو اپنایا تھا، اور ایک جس کے عقائد ہی غلط تھے۔ وہ ایک وحشی درندہ تھا سیاہی میں لپٹا ہوا، دوسری طرف وہ سائنس کے قریب لڑکی جو فرشتوں اور جنات وغیرہ پہ یقین نہیں رکھتی تھی، وہ جس اسلام اور قرآن میں بہت جھول لگتے تھے۔ یہ جنگ تھی سیاہ اور سفید کی، حق اور باطل کی، عیسائیت اور اسلام کی جنگ۔ صبح سویرے وہ آئینے میں کھڑی میک اپ کر رہی تھی اور حاتم دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے اپنی نظروں میں سما رہا تھا۔ عمر پلیز گھورنا بند کرو، وہ جھنجھلائی تھی۔ میں تو گھوروں گا، اس نے ڈٹائی سے جواب دیا تھا۔ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گی۔ در حقیقت اس کی نظروں کی تپش اینین کو پریشان کر رہی تھی۔ وہ ٹھیک سے نہ تو میک اپ کر پا رہی تھی، نہ ہی بال برش۔ میری آنکھیں تو تم ہو، وہ اسے لاجواب کر گیا تھا۔ حاتم تم؟ حاتم نہیں، عمر۔ اس کے لبوں پر انگلی رکھے حاتم نے اسے خاموش کروا دیا تھا۔ اس سے پہلے ان دونوں کے درمیان مزید کوئی بات ہوتی، حاتم کا فون بجا تھا۔
वो एक्सक्यूज़ करता कमरे से बाहर गया था। एनएन ने शुक्र का कलमा पढ़ते लबों पर लिपस्टिक लगाई थी, फिर इसने अपने बालों को ठीक से ब्रश किया था। ठीक 5 मिनट बाद एनएन को किसी की गिरफ्त का एहसास हुआ था। इसे किसी ने पीछे से हक किया था। आई लव यू नैन, आई रियली लव यू। इसका दिल बुरी तरह धड़का था। शर्म के मारे इसका चेहरा गुलाल हुआ था। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ जो तुम मेरी ज़िंदगी में हो। इसका रुख अपनी जानिब मोड़ते हुए निहायत खुशी से गोया हुआ था। मेरे 2 अहम काम कब से नहीं हो रहे थे और आज अभी हमारी शादी को एक दिन भी नहीं गुजरा और देखो दोनों काम हो गए। इसने मोहब्बत से इसकी गाल सहलाई। वो मध्यम सा मुस्कुरा दी। तुम नाश्ता कर लेना, मुझे थोड़ी देर हो जाएगी। इस बात पर एनएन की मुस्कुराहट सिमटी थी। तो मुझे शादी की पहली सुबह ही छोड़कर जा रहे हो? एनएन ने मुंह बनाए एहतजाज किया था। बेबी बहुत ज़रूरी काम है। आई प्रॉमिस जल्दी आने की पूरी कोशिश करूँगा। वो बुरी तरह छिप गई थी। बहुत जालिम हो तुम, जब ज़बान से मुझे रोक नहीं सकते तो शर्मा कर रोकना चाह रही हो। हातिम ने शरारत से इसकी ठोड़ी पर मौजूद तिल को छुआ था। जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, तुम जाओ। वो गड़बड़ा कर रह गई थी। मैं जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम साथ में बहुत सारा वक्त गुजारेंगे। इसके तिल पर पूरे वसोक से लब रखते वो उजलत भरे अंदाज में बाहर गया था। एनएन ने शर्मा कर अपने दोनों हाथ तो मैं चेहरा छुपाया था। दोपहर के वक्त स्नेहा किचन में गई थी। इसने अब घर के कामों में ही दिल लगा लिया था। नाइल को मुंह तक नहीं लगाती थी और न ही इसका कोई काम करती थी। अगर वो खुद भी से मुखातिब करता था तो वो कान लपेट लेती थी। अगर वो गुस्सा करता या चीखता चिल्लाता तो वो कानों में हैंड फ्री डाल लेती थी। मुख्तसर ये कि वो इसे टफ टाइम दे रही थी। तुम्हारे साहब को खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? जी वो चाइनीज शौक से खाते हैं। स्नेहा का मुंह बेख्तियार खुला था। किस कदर झूठा था वो शख्स। जब इसने चाइनीज़ बनाया तो किसने कितने आराम से कहा था कि इसे ये पसंद नहीं। आज दोपहर का खाना मैं बनाऊंगी। स्नेहा की आंखों में अजीब सी चमक थी। मुलाजमा ने ताबेदारी से सर हिलाया था। वो कमरे में लेटा हुआ था। जब वो मुस्कुराती हुई इसके करीब आ बैठी थी वो हैरानी से उठकर बैठा था। खाना तैयार है नाइल जी, आप आ जाए। लहजे में असल से भी ज़्यादा मिठास। वह हैरान परेशान इसे देखता रहा था। कुछ दिनों से जो रवैया स्नेहा का था इसके बाद इसे इस नरमी की तवक्को नहीं थी। मैं जानती हूँ मेरा रवैया पिछले कुछ दिनों ठीक नहीं था, मगर अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे माफ़ कर दीजिए नाइल जी। स्नेहा ने मासूमियत से इसके हाथ पर दबाव डाले कहा था। इट्स ओके चलो किसी एक की जानिब से तो इसे सुकून नसीब हुआ। वो सोचकर मुतमईन हुआ था। चले आ जाएं। वो चहकती हुई उठी थी। वो भी मुस्कुरा कर इसके साथ ही उठा था और डाइनिंग टेबल पर मुख्तलिफ लाजमात सजे देख नाइल ने सराहती निगाहों से स्नेहा को देखा था। इसे इसका हाथ का खाना पसंद था, मगर इस बात का एतराफ़ वो ज़िंदगी भर नहीं कर सकता था। चावल का पहला चम्मच मुँह में भरते ही इसका हलक तक कड़वा होता। चावल कम, नमक की गुठली ज़्यादा लग रहे थे। ये क्या है स्नेहा? नाइल ने एक कड़ी निगाह इस पर डाली थी। क्या वो पसंद नहीं आए? चेहरे पर मासूमियत सजा इसने इस्तफसार किया। ये जानवरों के खाने के काबिल भी नहीं। नाइल ने चम्मच प्लेट में पटकते हद से ज़्यादा साफ गोई से काम लिया। मैंने बहुत मेहनत से सब बनाया। लम्हे भर में इसकी आवाज़ भर्रा गई थी। फिर ये भर्राई आवाज़ कब हिचकियों में तब्दील हुई नाइल अंदाज़ा नहीं कर सका था। इसमें रोने वाली क्या बात है? गलतियाँ इंसानों से ही होती हैं। मैं कुछ और ट्राई। वो मुंह पर हाथ रखे भागती हुई अपनी कमरे की जानिब गई थी। वो हक्का बक्का वहीं बैठा रहा था। इसने इसे इस कदर बचकाना हरकत की उम्मीद नहीं थी। इतनी सी बात पर कौन रोता है? वो सच झुंझलाया था। भूख तो वैसे ही मर गई थी। गहरी सांस खारिज करते हुए अपनी जगह से उठा था। अब इसने अपने कदम कमरे की जानिब बढ़ाए थे। 1 सेकंड। इसने अपने बढ़ते कदमों को वहीं रोका था। मैं अब इससे मनाऊंगा? इसने खुद से ही दरियाफ्त किया था। यानी मैं नाइल अफंदी से मनाऊंगा? सवाल एक बार फिर दोहराएगा था। हरगिज़ नहीं। इसने अपना इरादा बदल दिया था। वो तो खुद नखरे दिखाने वालों में से था। अब कैसे किसी के नखरे उठा सकता था? कुछ देर इधर से उधर टहलने के बाद बलाखिर इसने अपनी अना को मार कर कमरे का रुख किया था। रिश्तों में अना की कुर्बानी देना ज़रूरी होता है। कभी किसी को तो कभी किसी दूसरे को झुकना ही पड़ता है। शौहर और बीवी का रिश्ता नहायत ही खूबसूरत रिश्ता होता है, मगर दोनों में इसे बदसलूबी से निभाए या खुश असलूबी से, इसका दारोमदार इन्हीं पर होता है। कमरे में दाखिल होते इसे 440 वोल्ट का झटका लगा। सारे कमरे की जगह टिश्यू पेपर्स बिखरे पड़े थे। पलंग पर बैठी वो अब भी टिश्यू पेपर से अपनी आंखों की नमी साफ कर रही थी। सिसकियाँ अभी भी जारी थी। रोने की वजह से इसकी आंखें और नाक दोनों सुर्ख हो गए थे। ये तुमने कमरे की क्या हालत बनाई हुई है? स्नेहा जो इसके साथ कर रही थी वो नाइल के समझ से बाहर था। आपको कमरे की फिक्र है, मेरी नहीं। आंसू की नदियाँ एक बार फिर बहना शुरू हुई थी। स्नेहा तुम्हें क्या हो गया है? वह हैरान परेशान इसके पास बैठा था। ये सवाल आप मुझसे नहीं खुद से करें। एक तो उम्र में भी मैं मुझसे बड़े हैं, ऊपर से शादीशुदा भी, रंग भी थोड़ा पक्का है और आवाज़ तो है ही बेसुरी। लेकिन मैंने कभी कुछ कहा? वो सांस नहीं ले सका था। अपनी इतनी तारीफ, वो भी खुद से इश्क के दावे करने वाली।
वो भी खुद से इश्क के दावे करने वाली के मुंह से। इसे एक भयानक ख्वाब भी लगा था। आप जो भी है, जैसे भी, लेकिन है तो मेरे शौहर ही ना। कम से कम मैं कोशिश तो कर रही हूँ ना एक अच्छी बीवी बनने की। आपको भी थोड़ा सा ताउन करना चाहिए। अब जाकर सारी सूरत हाल इसे समझ आई थी। वो इसे जिद करने की कोशिश कर रही थी। इसे के कहे अल्फाज इसी पर लौटा रही थी। इसने हाँ, ये बचकाना हरकतें बंद करो। वो कोफ्त का शिकार हुआ था। आप बहुत बुरे हैं नाइल, मेरी फीलिंग की बिल्कुल भी कदर नहीं आपको। वो नम आवाज़ के साथ कहती बाहर गई थी। नाइल ने गहरी सांस हवा में खारिज की थी। अच्छी बीवी तो मेरी किस्मत में ही नहीं। वो सर झटकता बड़बड़ाया था। सूरज अपनी पूरी आबोताब से चमक रहा था। तपती शुआओं की रोशनी में मंजर साफ नजर आ रहा था। 3 लोग बहुत बुरी तरह एक शख्स को मार रहे थे। वो शख्स शर्टलेस रस्सी की मदद से ऊपर लटका हुआ था। नीचे आग भड़क रही थी। वो तीनों बारी बारी इस पर कोड़े बरसा रहे थे। काफ़ी देर कोड़े बरसाने के बाद उन्होंने गर्म पानी की उबलती हुई 3 बाल्टियां इसके वजूद पर उल्टाई थी। भयानक दर्दनाक चीखों की आवाज़ हर तरफ गूंजी थी। अचानक स्क्रीन तारीख हुई थी, मगर निस्वानी चीखें अभी भी जारी थी। रॉकिंग चेयर पर टांग जमाए वो सपाट लहजे में कॉफ़ी के सिप ले रहा था। तभी इसे अपने पैरों में कुछ महसूस हुआ था। मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मुझे माफ़ कर दो। मैं एनएन से भी माफ़ी मांग लूँगी। मैं इसके कदमों में गिर कर माफ़ी मांगूंगी। प्लीज़ मेरे साथ ये मत करना। एलेक्स की ये हालत देखकर वो अपनी हवास खो बैठी थी। अब माहम को अपने अंजाम की फिक्र हो रही थी। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसका मौका दूंगा? इसे सफाक लहजे में कहते माहम का मुंह दबोचा था। तुमने कहा था मुझे आसान मौत दोगे। आंसुओं का लावा बहकर गाल भिगो रहा था। इसका पूरा वजूद जैसे ही बर्फ की तरह सर्द पड़ा था। एक और काम है इसके बाद, फंकारते हुए लहजे में कहते इसने माहम को परे धकेला था। एक सवाल पूछूंगा, इसका जवाब चाहिए। शर्ट आसी ने दुरुस्त करते हुए उठ खड़ा हुआ था। वो फर्श पर बिखरी हालत में पड़ी थी, सिसक रही थी। झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं, और ना ही अपनी बात दोहराना। अब वो पैंट की जेबों में हाथ डाले इसके गिर चक्कर लगा रहा था। भारी बूटों की आवाज़ पूरे कमरे में एक अजीब सी दहशत बर्पा कर रही थी। इसके बाद तुम मुझे मार दोगे, वो एक उम्मीद से गोया हुई थी। जाहिर सी बात है। वो इसके ऐन सामने आकर रुका था। एक घुटना ज़मीन पर टिका है। वो इसके नज़दीक बैठा था। इसके पास बैठे इसने सर्द आवाज़ में सवाल पूछा था। इसका सवाल सुनकर बिल्कुल सुन हो गई थी। नैना आंटी के साथ ज्यादती किसने की थी? वो चौंकी थी। इस सवाल की तवक्को से हरगिज़ नहीं थी। मुझे नहीं। हातिम ने इसे गले से दबोचा खड़ा किया था। अब इसे पीछे की तरफ ले जाते इसने दीवार से लगाया था। माहम का सर बहुत जोर से दीवार में लगा था। इसके सर के पिछले हिस्से से खून रसने लगा था। मैंने कहा था ना, झूठ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसकी गर्दन पर दबाव डाले गुर्राया था। तुम यकीन नहीं करोगे। फूले हुए तनफ्फुस के साथ वो बमुश्किल बोल पाई थी। यकीन करना या ना करना मेरा काम है, बस तुम सच बताओ। हातिम ने इसे फर्श पर धक्का देते कहा था। सच बोलने के अलावा इसके पास कोई चारा नहीं था, मगर जो नाम उसने लिया था वो हातिम के पैरों तले ज़मीन खींच गया था। झुलसते वजूद के साथ वो अब भी लटका हुआ था। बेसुध नीम गनूदगी में खौलते हुए पानी के वजूद पड़ने की वजह से इसके जिस्म की जिल्द मोम की तरह पिघल रही थी। नीचे आग के शोले अब भी वैसे ही भड़क रहे थे। इन शोलों को बुझने नहीं दिया जाता था। कोई आम इंसान होता तो कब का जिंदगी की जंग हार जाता, मगर वहाँ मौजूद हर शख्स की ट्रेनिंग बहुत सख्त थी। कैसा महसूस हो रहा है एलेक्स? हातिम ने एक तंज भरी निगाह उस पर डाली थी। एलेक्स ने बामुश्किल आंखें खोल कर सामने देखने की कोशिश की थी। कुछ याद आया? एक वक्त था जब मैं तुम्हारी तरह बेबस और लाचार था और तुम जालिम। वो इस्तेहज़ाया हंसा था। लेकिन आज खुद को देखो और मुझे देखो। वो चलकर इसके करीब गया था। तुमने मुझे तकलीफ़ पहुंचाई, मैंने बर्दाश्त कर लिया, मगर तुमने मेरी नैन को तकलीफ़ पहुंचाई, ये मेरी बर्दाश्त से बाहर है। इसकी आंखों में गुस्सा उमड़ आया था। बाबा तुम्हें बचाना चाहते थे, मगर जब मैंने उनसे कहा कि मैं तुम में और मुझ में किसी एक को चुन ले तो उन्होंने मुझे चुना। इसके लहजे में गरूर झलका था। तुम पछताओगे ब्लैक मॉन्स्टर, पछताओगे। वो तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। तुम बहुत बुरी तरह हारोगे। एलेक्स के जिस्म से दर्द की टीसें उठ रही थी। जब मौत इसके इतने करीब थी तो उसने सच बोलने का फैसला कर लिया। इसने सैम का भी इस्तेमाल किया था, वो तुम्हारा भी कर रहा है। तुम्हें क्या लगता है वो इतनी आसानी से तुम्हारी ज़िंदगी में किसी लड़के को आने देगा? वो नक़ाहत भरे लहजे में बोल रहा था। क्या वो ब्लैक मॉन्स्टर की ज़िंदगी में किसी ऐसे शख्स को आने देगा जिसकी वजह से इसका पत्थर दिल मोम होने लगे? तुम मुझे बाबा के खिलाफ भड़का रहे हो। हातिम ने लब भींचे एक कड़ी निगाह पर डाली थी। वो तुम्हारी बीवी को मार देगा, बल्कि वो ये खुद तुमसे करवाएगा, जैसे उसने सैम को नैना के खिलाफ उकसाया था, उसे मारने पर मजबूर किया था। हातिम ने हैरानगी से एलेक्स की जानिब देखा था। ये बात इसके लिए बिल्कुल नई थी। इस बात का जिक्र तो सुमैर ने भी नहीं किया था। तुम जानते हो इसे तुमसे क्या चाहिए? क्या? हातिम ने हुए सुकेड़े से देखा था। तुम्हारी औलाद, तुम्हारा बेटा
جو تمہارے بعد اس منصب پہ بیٹھے گا. تمہاری بیوی کوئی عام انسان نہیں اور نہ ہی تمہاری اولاد بھی اتنی ہی خاص ہوگی. بکواس بند کرو. تم دونوں ملے ہوئے ہو. تم اور وہ عورت مجھے بابا کے خلاف کر رہے ہو. انہوں نے مجھے اتنی محبت دی جتنی کبھی میرے سگے باپ نے بھی نہیں دی تھی. جب تم لوگوں نے مجھے تکلیف پہنچائی تب انہوں نے مرہم رکھا تھا. وہ شدید مشتعل انداز میں گویا ہوا تھا. تم بیوقوف ہو حاتم. تم آج بھی وہی ہو. الیکس عجیب انداز میں ہنسا تھا. کسی نے تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچائی سوائے بدر کے. ہم سب نے وہی کیا جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا. ابھی بھی وقت ہے, سنبھل جاؤ ورنہ ایک بار پھر تمہارا خاندان برباد ہو جائے گا. بہت آگے کی پلاننگ کر رہا ہے. تم ابھی تو اس کے کام کہ ہو. چند سالوں بعد ایک نیا شخص چاہیے ہوگا اور وہ یقیناً تمہاری اولاد ہوگی. تمہیں لگتا ہے کہ تم کہو گے اور میں مان لوں گا. ایسا ہرگز نہیں ہوگا. تم سے اب تنگ آ گیا ہوں میں, اس لیے آج میں تمہیں موت دیتا ہوں. جہنم میں چلو. وہ 2 انگلیوں کے اشارے سے اسے اپنے ایک آدمی کو اشارہ کیا تھا. اس کے اشارہ کرتے ہی ساتھ رسی چھوڑ دی گئی تھی. وہ نیچے موجود بھٹی نما جگہ پر جا گرا تھا. آگ کے بھڑکتے شعلوں نے اسے اپنے لپیٹ میں لیا تھا. ہر طرف چیخوں کی صدا بلند ہوئی تھی. الیکس کا قصہ یہیں ختم ہوا تھا. چاروں میں سے ایک اپنے انجام کو پہنچا تھا. نائل اور محسن اس وقت ٹیرس پر موجود تھے. محسن نائل سے سخت خفا تھا جس وجہ سے وہ اس کی یہ خفگی دور کرنے یہاں آیا تھا. جب گھر میں مہمان آتے ہیں تو ان سے ایک گلاس پانی ہی پوچھ لیتے ہیں. محسن کے مسلسل خود کو گھورنے پر وہ شدید کوفت کا شکار ہوا تھا. میرے گھر میں منافقوں کے لیے ایک بوند پانی بھی نہیں ہے. نائل نے ایک ایبرو ریس کی. اسے گھورا تھا. میں نے کون سی منافقت کی ہے؟ میں 2 منٹ فون کال سننے کیا چلا گیا. تم نے تو سارا رائتا ہی پھیلا دیا. اس کا بس چلتا تو وہ نائل کو 2-4 جڑ ہی دیتا, مگر اچھی طرح جانتا تھا کہ اس صورت میں وہ آگے سے 10 مارے گا اور گنے گا 1. جتنے پیسے لگے ہیں تمہارے میں دینے کو تیار ہوں. اپنے پاس رکھو اپنی کمائی. محسن کو اس کی بات شدید زہر لگی تھی. کسی بھی رد عمل سے پہلے انسان کو تحقیق ہی کر لیتا. کم از کم شادی سے پہلے ایک بار بھابھی کے سارے خاندان سے مل ہی لیتے. یعنی مطلب حد ہے. اپنے ہی سالے کی انگلیاں توڑتی, وہ بھی صرف اس وجہ کہ بیچارے نے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا تھا. محسن کو اس کی جلد بازی اور سوچ پر نہایت ہی افسوس تھا. وہ جو میری بیوی کو میرے خلاف بھڑکا رہا تھا, اس کا کیا جٹائی تھی جو اس پر آ کر ختم ہوتی تھی. وہ ایک لمحے کے لیے بھی پشیمان نہیں ہوا تھا. میری دعا ہے کہ تمہارا بہنوئی بھی تمہارے ساتھ یہی کرے. میں زندہ زمین میں نہ کر دوں اسے. حاتم کے ذکر سے اس کا حلق تک کڑوا ہوا تھا. محسن تو اس کی بات پر اش ہی کر اٹھا تھا. یعنی سالے اور بہنوئی دونوں ہی بن کر اپنے ہی اجارہ داری قائم کرنا چاہتا تھا. مزید کسی بھی قسم کی گفتگو سے پہلے ہی نائل کا فون وائبریٹ ہوا تھا. اس نے ناگواری سے کوٹ کی جیب سے فون نکالا تھا. اسے کچھ تصویریں بھیجی گئی تھی. تصویریں دیکھتے ہی اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا تھا. وہ حاتم اور انین کی نکاح کی تصویریں تھیں جو یقیناً حاتم ہی نے ہی بھیجی تھی. ساتھ میں ایک آنکھ ونک کرنے والی ایموجی کے ساتھ ایک میسج بھی تھا. ہنی مون کے لیے کوئی اچھی سی جگہ سجیسٹ کر دیں. آخرکار کافی تجربہ جو ہے آپ کا. نائل کا چہرہ سرخ مرچ کی طرح لال ہوا تھا. وہ شخص اسے ضد کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا. رات کے تقریباً 11 بجے کے قریب حاتم گھر لوٹا تھا. وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا. اینین گہری نیند سو رہی تھی. اس کو سوتا دیکھ وہ ایک زخمی سی مسکراہٹ حاتم کے لبوں پر بکھری تھی. شب خوابی کا لباس پہنے وہ اپنی سائٹ پر آ کر لیٹا تھا. اس کی آنکھیں خمار آلود تھی مگر نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی. وہ کافی دیر اس کا روشن چہرہ تکتا رہا جو کہ اندھیرے میں بھی دمک رہا تھا. اب وہ تھوڑا آگے کو تھا, اس کے قریب گیا تھا. حاتم نے نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں چلائی تھی. چاہے کچھ بھی ہو جائے میں تمہیں خود سے کبھی دور نہیں ہونے دوں گا. میں نہیں جانتا جو ماہم اور الیکس نے کہا وہ سچ ہے یا نہیں, بس اتنا جانتا ہوں میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں ہونے دوں گا. اور اگر بات اولاد کی ہے تو مجھے بچہ نہیں چاہیے, مجھے صرف میری نین چاہیے. وہ فیصلہ کر چکا تھا. اس کے چہرے پہ جھکتے حاتم نے پہلے عقیدت سے اس کی بند آنکھیں چومی تھی, پھر اس کی ٹھوڑی پہ لب رکھتے ہی وہ پیچھے ہٹا تھا. نیند میں کسمسائی تھی. پھر اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئی تھی. وہ نیند میں گہری گہری سانسیں لینے لگی تھی. مجھے کھول دو, مجھے جانے دو, یہ زنجیریں کھول دو. اس کی حالت غیر ہونے لگی تھی. نین کیا ہوا ہے؟ حاتم اس کا گال تھپ تھپایا تھا. وہ نیند میں پتہ نہیں کیا کیا بول رہی تھی. نین اٹھو. حاتم نے اسے اٹھا کر بٹھایا تھا. لیمپ آن کرتے حاتم نے پانی کا گلاس اس کے لبوں سے لگایا تھا. میں نے کچھ نہیں کیا. وہ رپورٹس میری نہیں ہے بھائی. بھائی نے یقین نہیں کیا میری بات کا. عمر اس نے قید کیا. میرے ہاتھ پیر میں بہت درد ہوتا تھا. بہت اندھیرا تھا وہاں. میں نین میری جان, تمہارا عمر تمہارے ساتھ ہے. کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے سے یقین دلا رہا تھا. دوائی لی تم نے؟
اس کے کچھ حد تک ریلیکس ہونے کے بعد عمر نے استفسار کیا تھا۔ نین کے نفی میں سر ہلانے پر اسے ملازمہ پہ شدید غصہ آیا تھا۔ خیر اس کا بندوبست وہ صبح بھی کر سکتا تھا، فی الحال نین زیادہ اہم تھی۔ ساتھ والی دراز سے دوائیں نکالتے اس نے نین کو کھلائی تھی۔ چلو شاباش سو جاؤ، میں یہی ہوں تمہارے پاس۔ حاتم نے اسے لٹانا چاہا مگر روتے ہوئے اس کے سینے سے لگی تھی۔ تم ہمیشہ مجھ پہ اعتبار کرنا، مجھے کبھی اکیلا مت چھوڑنا، نین عمر کے بغیر مر جائے گی۔ اس کی شرٹ کو سختی سے پکڑے وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ بستر پر لیٹتے حاتم نے اس کا سر اپنے سینے پر رکھا، اس کے اوپر کمبل درست کرتے حاتم نے اس کے گرد مضبوط حصار قائم کیا تھا۔ میں اپنی نین کو مرنے نہیں دوں گا، وہ اسے اعتماد دے رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں بھائی سے کتنی محبت کرتی ہوں۔ اس کی شرٹ ابھی بھی وہ دبوچے ہوئے تھی جبکہ آنسو حاتم کی شرٹ پر گر رہے تھے، اتنی کہ اگر سامنے کانٹے بھی بچھی ہوں تو مجھ سے کہیں کہ نہیں وانیا یہ پھول ہے تو میں آنکھوں میں دیکھا جھٹلا دوں۔ انہیں مجھ پر اعتبار کرنا چاہیے تھا، مجھے خود سے دور بھیج کر انہوں نے ایک بار بھی میری خبر نہیں لی۔ انہوں نے بہت غلط کیا، میری غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی، چند باتیں ہی تو چھپائی تھی۔ حاتم چونکا تھا۔ کیسی باتیں نین؟ یہی کہ میں ہیکنگ کر لیتی ہوں اور چند ڈیوائسز بھی بنا لیتی ہوں۔ حاتم کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھی، اسے الیکس کی بات یاد آئی تھی۔ تمہاری بیوی کوئی عام انسان نہیں ہے، اگر میں انہیں بتا دیتی تو مجھے کبھی یہ سب نہ کرنے دیتے۔ اگر میں جانوروں کی زہر نکال کے کیمیکلز کی مدد سے مختلف قسم کے زہر بنا لیتی ہوں تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ اینن کا لہجہ بالکل عام سا تھا جبکہ حاتم کے سر پر چھت گری تھی۔ تھوڑا بہت ہپنوٹائز کرنے میں کیا برائی ہے، میں نے تو ابھی ٹھیک سے سیکھا بھی نہیں تھا۔ نین پلیز سو جاؤ۔ وہ مزید کچھ نہیں سن سکتا تھا۔ حاتم کو لگا شاید یہ دوائی کے زیر اثر بول رہی ہے۔ اس کی نین تو بالکل معصوم تھی، وہ یہ سب کیسے کر سکتی تھی؟ ملازمہ ابھی بھی نائل کا پریس سوٹ دے کر گئی تھی۔ بستر پہ پڑے اس کے کپڑوں کو کچھ دیر دیکھنے کے بعد اسنیہا نے ہمت کر کے اس کی شرٹ نکالی تھی۔ استری کا سوئچ آن کیے اس نے اچھے سے استری گرم کیا تھا، پھر اس نے گرم استری اس کی شرٹ پر رکھی تھی۔ اسی لمحے نائل کمرے کے اندر داخل ہوا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ یہ تو جل گئی۔ اس نے شرٹ اٹھائے، معصومیت سے اس کی جانب دیکھا تھا۔ میں تو بس پریس کر رہی تھی۔ آنکھیں ٹپٹپائے، وہ کافی مضطرب لگ رہی تھی۔ جب یہ آلریڈی پریس تھی تو تمہیں یہ زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اس پر سلوٹیں تھی اس لیے میں نے سوچا کہ میں دوبارہ پریس کر دوں۔ تم برائے مہربانی اتنا مت سوچا کرو، وہ چڑ کر بولا تھا۔ میں تو بس اچھی بیوی بننے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اسنیہا کی آواز ڈبڈبائی تھی۔ نائل نے ایک کشمگی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ ایسے کیوں دیکھ رہے مجھے؟ اب کیا کر دیا میں نے؟ اسنیہا نے اس کے لہجے کی فل نقل اتاری تھی۔ تم یہ سب کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ نائل نے غصے سے اس کی کلائی پکڑے سے دیوار کے ساتھ پن کیا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تم مجھے پریشان کرنے میں کامیاب ہو جاؤ گی؟ دونوں دیوار ہاتھ پر رکھے غصے سے پھنکارا تھا۔ ہو جاؤں گی نہیں، ہو گئی ہو۔ وہ عجیب سے انداز میں ہنسی تھی۔ دودھ کا گلاس زبردستی پلانا، مجھے دھکا دینا، دھتکارنا، میری بے عزتی کرنا، میری محبت کو دو کوڑی کا کرنا، میرے باپ کو گالی دینا، مجھے مارنا، مجھے ڈرانا، غلط القابات کہنا، اس سب کے بعد بالکل اسی طرح سے مجھے اذیت دینا کچھ یاد آیا؟ اس کی آنکھوں میں آج کوئی خوف، کوئی ڈر نہیں تھا۔ وہ سب آپ جان بوجھ کر کرتے تھے مجھے اذیت پہنچانے کے لیے، ہے نا؟ اسنیہا نے اسے سائڈ اسمائل پاس کی تھی۔ وہ کچھ بول ہی نہیں سکا تھا، اس کا انداز اسے لاجواب کر گیا تھا۔ جب آپ نے مجھے جسمانی تکلیف پہنچانا چھوڑی تو آپ نے مجھے دماغی اذیت دینے کا فیصلہ کیا، ہے نا؟ اس کی خاموشی چیخ چیخ کر اسنیہا کی بات کی سچائی کی گواہی دے رہی تھی۔ میں نے تم پر ہاتھ اٹھایا، تم بھی اٹھا لو۔ تمہیں دھکا دیا، تم بھی دے دو۔ تمہیں برے القابات کہے، تم بھی کہہ دو۔ جتنی اذیت میں نے تمہیں پہنچائی تم بھی اتنی ہی پہنچا لو، لیکن اب ختم کرو اس سب کو۔ میں تھک گیا ہوں تم سے لڑتے لڑتے، خود سے لڑتے لڑتے۔ اسنیہا میں تمہارے ساتھ ایک نئی شروعات کرنا چاہتا ہوں۔ نائل نے اس کے دونوں ہاتھ میں سے یقین دلانا چاہا۔ بس کر دے، میں بھی تھک چکی ہوں یہ سب سن کر۔ اس نے اپنے ہاتھ چھڑوائے تھے۔ پہلے کال اقرار کرتے، معافی مانگتے، پھر جب میں مان جاتی ہوں تو کچھ دنوں بعد پھر سے وہی سب۔ اس کی آواز بھرا گئی تھی۔ نائل نے اس کی نظروں میں اپنا اعتبار کھو چکا تھا۔ ایک آخری بار اس نے پھر کوشش کی تھی، مجھے بخش دے۔ اس کے آگے ہاتھ جوڑے وہ رو دی تھی۔ مجھے تمہاری ضرورت ہے اسنیہا، میں ماضی سے نکلنا چاہتا ہوں، کیا تم میری مدد نہیں کر سکتی؟ اس نے ایک امید سے اس کا دایاں ہاتھ تھاما تھا۔ آپ ماضی سے نہیں نکلنا چاہتے، آپ نے خود مجھ سے اس رات کہا تھا کہ آپ کو اسنیہا نہیں صوفی چاہیے۔ میں نشے میں تھا، یہ احتجاج تھا۔ نشے میں تو انسان سچ بولتا ہے۔ اس کا احتجاج فوراً رد کیا گیا تھا، اور جو میں ہوش میں بول رہا ہوں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نائل نے آگے بڑھ کر اس کے اشک چننے چاہے مگر وہ منہ پھیر گئی تھی۔ مجھے صوفی نہیں اسنیہا چاہیے۔ وہ سر جھٹکتے ہنس دی تھی۔ کاش وہ زندہ ہوتی، آپ دونوں ایک ساتھ ہوتے۔ کاش کہ میں آپ کی زندگی میں کبھی آئی نہ ہوتی۔ دوسری عورت کہلانا دنیا کا سب سے اذیت
नाक काम है। अगर वो इस दिन ना भी मरती तब भी वो मेरी ज़िंदगी में ना होती, मैं इसे खुद अपने हाथों से मार देता। स्नेहा ने चौंक कर नज़र उठाई थी। नाइल की आंखों में अजीब सा तासुर था। मुझे इससे मोहब्बत नहीं है, नफ़रत करता हूँ मैं उससे। बस सच ये कि मैं इसे भूल नहीं पाता। तुम मेरा साथ दोगी तो ये मुमकिन हो सकता है। माजी को भूल जाते स्नेहा। नाइल ने इसके गाल सहलाई। वो सख्ती से आंखें मीच गई थी। आपने कहा था कि आंसू को गले के अंदर उतारते इसने अभी जुमला मुकम्मल भी नहीं किया था कि इसे अपने होठों पर किसी के हाथ का लम्स महसूस हुआ था। नाइल ने इसके लबों पर उंगली रखे इसे खामोश करवा दिया था। मैंने जो भी कहा था भूल जाओ। मैं हमेशा सच कहूँ ये ज़रूरी नहीं। मेरी बातों को हमेशा सीरियस मत लिया करो। मैं झूठ भी बोलता हूँ और बहुत सफाई से बोलता हूँ। तुम बताओ मुझे एक और मौका दोगी? इसके दोनों हाथ थामे इसे खुद से करीब कर गया था। यह आखिरी बार होगा। वो हार गई थी। वो शख्स इसे मोम करने का फन बखूबी जानता था। थैंक यू। नाइल ने इसे खुद में भींचा था। इसका मजबूत हिसार पाती वो जैसे सब कुछ भूल गई थी। औरत ऐसी ही होती है। मर्द की ज़रा सी मोहब्बत और तवज्जो पाकर वो इसका किया गया हर जुल्म, हर सितम भूल जाती है। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि तुम्हें अब मुझसे कोई शिकायत ना हो, लेकिन तुम्हें भी कुछ चीज़ों का ख्याल रखना होगा। नाइल ने आहिस्तगी से इसके गिर्द से इशारा हटाया था। मैं तुम पर कोई पाबंदी नहीं लगाऊंगा स्नेहा। तुम जो करना चाहो, जहाँ जाना चाहो चली जाना, मगर प्लीज़ मुझे बता कर जाना। मुझसे झूठ मत बोलना। इसे शानों से थामते वो हद दर्जा नरम लहजे में गोया हुआ था। वह नम आंखों से इसे ही देख रही थी। बस मैं जब गुस्से में होता हूँ ना तो मेरे सामने मत आया करना। तुम चुपचाप वहाँ से चली जाना, और अगर मैं जब कोई फजूल बात कर दूँ तो मुझे बिल्कुल नज़रअंदाज कर देना। बिल्कुल जवाब मत देना। स्नेहा की आंखों में शिकवा उभरा था, यानी वो सुधरा अभी भी नहीं था। मैं ये इसलिए कह रहा हूँ ताकि बात न बढ़ जाए। जब मेरा गुस्सा उतर जाएगा तो फिर तुम्हारी हुक्मरानी। इसकी वजाहत पर वो ना चाहते हुए भी हंस दी थी। एक और बात की कोशिश किया करो कि मुझसे नज़रें झुका कर बात करो। मुझे झुकी नज़रों वाली मशरक़ की बीवी ज़्यादा अच्छी लगती है। स्नेहा के माथे पे सलवटें पड़ी थी और आंखों में दबा दबा सा गुस्सा। तुम्हें ये करना होगा स्नेहा, वरना मैं अपनी तरह से तुम्हें नज़रें झुकाने पर मजबूर कर दूंगा। नाइल ने इसे खुद से मज़ीद करीब करते इसके माथे पे अपना माथा मस किया था। बस सख्ती से आंखें मीच गई थी। इसका नरमी भरा लम्स वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। अभी भी इसका दिल तेज़ी से धड़क रहा था। मेरी बस यही डिमांड थी, अब तुम अपनी डिमांड्स बताओ। इसने इसकी गैर होती हालत देखकर रहम खाते से आहिस्तगी से खुद से दूर किया था। वो बौखला गई थी जबकि नज़रें झुकी हुई थी। हाँ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैं वो सोच में पड़ी थी। आप मुझ पर कोई तंज नहीं करेंगे, कोई उल्टी सीधी बात नहीं करेंगे, मुझे इज्जत देंगे और अच्छा शौहर बनने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेंगे। वो बहुत सोच कर बोल रही थी जबकि इसकी आखिरी बात पर नाइल ने बाकायदा लब दबाए थे। तुम ठीक कहती हो, मुझे अच्छा शौहर बनने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैं पहले से ही अच्छा शौहर हूँ। स्नेहा ने बेयकीनी से नज़र उठाकर उसे देखा था, मगर इसे अपनी तरफ देखता पाकर वो फिर नज़रें झुका गई थी। तुम वाकई में खुशकिस्मत हो, मुझ जैसा शौहर किसी और बीवी को नहीं मिलेगा। तुम एक दिन खुद तस्लीम करोगी कि मैं कितना अच्छा हूँ। लेकिन सच बताओ। नाइल ने इसकी गाल पर अपने हाथ की पुष्ट फेरी थी। वो दबक कर पीछे हटी थी। वो आज इसकी जान लेने के दर पर था। इसे पीछे हटता देख वो कदम बढ़ाकर इसके करीब गया था। वो पीछे दीवार से जा लगी थी। मैं नहीं चाहता कि वो दिन कभी आए। इसके कान के करीब सरगोशी करता वो पीछे हटा था। स्नेहा की सांसें उथल पुथल हुई थी। अब जो अच्छी बीवी बनने के चक्कर में मेरी शर्ट जलाई है ना, इसका क्या करना है? हाथ पर हाथ बांधे नाइल ने इसे घूरी से नवाजा था। मैं और प्रेस कर देती हूँ। वो मिनमिनाई थी। सुबह के वक्त बादलों की उफक पर छा जाने के बाद भी सूरज की चंद किरणें चुपके से अब भी ज़मीन तक पहुँच रही थी। किसी हंसी ख्वाब के ज़ेर असर वो गहरी नींद में थी। तभी इसे अपने सर के नीचे किसी का सख्त चीज़ का एहसास हुआ था। वो तकिया तो हरगिज़ नहीं था। इसने नींद की हालत में ही ओढ़ा कंबल उतार कर बेचैन होते इसने करवट बदलनी चाहिए थी, मगर कमर की गिर्द जैसे कोई भारी चीज़ बंधी हुई थी, जैसे इसे किसी ने रस्सी से बांधा हो। एनएन ने हड़बड़ाकर आंखें खोली थी। इसका सर हातिम की सीने पर था और कमर के गिर्द इसके हाथ का मजबूत हिसार। एनएन ने उठना चाहा, मगर इसके हिसार की सख्ती इसे उठने नहीं दे रही थी। उमर, छोड़ो मुझे। इसने पूरा जोर लगाकर इसे खुद से दूर करना चाहा था, मगर वो कामयाब ना हो सकी। क्या हुआ नैन, तबीयत तो ठीक है ना? वो मंदी मंदी आंखों से फौरन उठ कर बैठा था। रिहाई पाते ही जैसे से सांस आई थी। क्या खाते हो तुम आखिर? भूरे बालों को चेहरे से हटाते इसने जोड़ा बनाया था, जबकि दो शरीर लटे अब भी इसके हसीन चेहरे पर झूल रही थी। प्यार। अंगड़ाई लेते हातिम ने बैकग्राउंड से टेक लगाया था, जो अभी अपने बालों के साथ उलझी थी। इसके बाद गुस्से से लाल होते चेहरे के साथ इसकी जानिब पलटी थी। कल पूरा दिन कहाँ थे?
अचानक झटका खाकर पलटने की वजह से इसके बाल एक बार फिर खुल गए थे। तुम्हारे ख्यालों में, खुमार आलूद लहजे में इसने एनैन के चेहरे पर झूलती लट को अपनी उंगली में घुमाया था। ठीक है, अब भी वही रहूं। इसका हाथ झटकती वो तन फन करती बिस्तर से उठी थी। कल रात जो भी हुआ उसे याद नहीं था। हाय, हातिम ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखा था। इसकी हर अदा ही कातलाना थी। नाराज़ हो? शादी के अगले दिन ही अपनी नई नवेली दुल्हन को छोड़कर बाहर घूमते फिरते हो और मुझसे पूछ रहे हो कि मैं नाराज़ हूँ। क्लचर में बाल मुकीद करके इसने फूले हुए गालों के साथ एक खफीफ निगाह हातिम पर डाली। वो तो दिलो जान से इसकी इस अदा पर फिदा हुआ था। तुम मार डालोगी मुझे? अपने कान के करीब मीठी सरगोशी सुनते एनैन की रीढ़ की हड्डी में सनसनाहट हुई थी। वो इसके पुष्ट पर खड़ा अपने नरम गरम सांसों की तपिश इसकी गर्दन पर किसी तिलस्माती खुशबू के मानी निछावर कर रहा था। वो कोई जिन था या कोई और मखलूक? बगैर आहट के इतनी जल्दी वो कैसे इस तक पहुँच सकता था? मैं वाकई में मार दूंगी तुम्हें। वो इसकी जानिब पलटी थी, गुर्राली गजाली आंखों से गजब ढा रही थी। ये काम सिर्फ तुम ही कर सकती हो। नैन के अलावा उमर को कोई नहीं मार सकता। इसका मुलायम हाथ थामते वो अपने दिल के मकाम पर रख गया। बरखा रुत में मीना बरसने लगी थी। घटाएं आसमान पर मुकम्मल तौर पर छा गई थी। इस हसीन और खुशगवार मौसम में दो दीवाने सर जोड़े खड़े थे। एक मना रहा था, दूसरे नखरे दिखा रही थी। बिजली के गरजने की आवाज़ इसके सीने पर रखा हाथ एक लम्हे के लिए कांपा था। चेहरे पर इस्तराब और कर्ब उभरा था। क्या हुआ नैन? सब ठीक तो है? हातिम ने इसके बदलते तासुरात देखे थे। शायद वो इस आवाज़ से डरती थी। बारिश हो रही है। अचानक इसके चेहरे पर छाए तासुरात अब तब्दील हुए थे। इससे परे धकेलते वो भागती हुई बाहर गई थी। अरे अरे, वो इसे आवाज़ें ही देता रहा मगर एनैन जैसे कान लपेट लिए थे। वो कमरे से लाउंज का सफ़र तय करती बाहर लॉन में आई थी। लॉन के बीचों बीच खड़े इसने अपने हाथ आसमान की जानिब फैलाए थे। वो इसके पीछे बाहर गया था मगर तब तक वो मुकम्मल तौर पर भीग चुकी थी। नैन, हातिम ने इसे आवाज़ दी थी मगर वो हर चीज़ से बेनियाज आंखें बंद किए गोल गोल घूम रही थी। हातिम कुछ देर इसे यूं ही देखता रहा, फिर मजबूरन इसे जाना ही पड़ा था। चलो अंदर, चल बीमार हो जाओगी। हातिम ने इसे हाथ पकड़ कर खींचा था। मैं कहीं नहीं जा रही। हातिम की मदाखलत इसे बिल्कुल पसंद ना आई थी। नैन, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। वो दोनों ही इस वक्त मुकम्मल तौर पर भीग चुके थे। ठीक है, मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ, मगर पहले ये बताओ कि कल पूरा दिन कहाँ थे? इसके चेहरे पर छाई सख्ती देख कर एनैन मोहतात हुई थी। किसी का कत्ल करने में मसरूफ़ था। हातिम ने साफ गोई से काम लिया था। एनैन का मुंह बेख्तियार खुला था। पानी की बूंदें अब भी दोनों पर बराबर पड़ रही थी। मैं तो भूल गई थी तुम एक आर्मी ऑफिसर हो। अपनी गलती का एहसास होते ही एनैन ने अपने सर पर एक चपत लगाई थी। अब की बार हैरान होने की बारी तो हातिम की थी। इसने बेयकीनी से एनैन की जानिब देखा, फिर सर को खम दिए वो मुस्कुरा दिया। तुम कुछ दिनों की छुट्टी ले लो। चेहरे पर अजली मासूमियत थी। मैं भी यही सोच रहा हूँ। हातिम ने अपना तर अंगूठा इसकी थोड़ी पर मौजूद तिल पर रखा था। हनीमून पर भी तो जाना है ना हमें। वो अपने अंगूठे से इसकी ठोड़ी का तिल सहला रहा था। बारिश की साफ गिरती बूंदों में जहां मंजर धुंधला जाए वह बआसानी इसका गुलाब की तरह सुर्ख होता चेहरा देख सकता था। चलो अंदर चलते। इसे परे धकेलती नजर चुराए वो अंदर की जानिब भागी थी। इसकी बौखलाहट देखकर हातिम का क्या कहाँ छुटा था। कपड़े बदलते और टॉवल से बाल रगड़ती रगड़ रही थी जब हातिम भी चेंज किए बाहर निकला था। अगर तुम्हें ज़ुकाम हुआ या फिर तुम बीमार पड़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हातिम की धमकी पर इसके चलते हाथ रुके थे। टॉवल साइड पर रखे वो तीखे नकुश चेहरे पर सजाए बालों का झटका दिए पलटी थी। इसके बाद सीधा हातिम की आंखों में लगे थे। तुम अंधी हो क्या? आंखों पर हाथ रखे गुस्से से गोया हुआ था। तुम्हें किसने कहा था पीछे आकर खड़े हो जाओ? वो दोनों हाथ कमर पर रखे एनैन ने सुर्ख पड़ती नाक के साथ इसे घूरा था। अगर मुझे तुम्हारे बाल पसंद ना होते तो अब तक काट चुका होता। किस कदर अजीब शख्स हो तुम। इन हालात में हीरो पता है क्या करता है? वो आंख पकड़ कर बैठ जाता है, फिर हीरोइन इसकी आंख पर फूंक मारती है, फिर पीछे से एक अच्छा सा रोमांटिक सा गाना चलता है। वो अपनी ही धुन में बोली चली जा रही थी जब हातिम इसके चेहरे के आगे चुटकी बजाय होश दिलाया था। ये ड्रामा या नावल नहीं, और तुम चुपचाप मेरे साथ नाश्ता करो और दवाई लो। अगर तुम बीमार हुई तो मैं बता रहा हूँ तुम्हें बहुत बुरी सज़ा दूंगा। हातिम ने उंगली उठाए से वार्निंग दी थी। इस सिचुएशन में पता है क्या होता है? वो एक्साइटेड होते इसके थोड़े करीब हुई थी। हातिम ने बेबसी से आंखें घुमाई थी। लड़की को छींक आती है और लड़का हद से ज़्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो अपने हाथों से इसके लिए अच्छी
एनएन को छींक आई थी। फिर हीरो इसे 2 थप्पड़ लगाता है। इसे बाजू से पकड़ते हुए बिस्तर तक लाया था। एनएन की छींकें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। इसे बिस्तर पर लेटाया। हातिम इसके ऊपर कम्बल डाला था। ट्रस्ट में हकीकी ज़िंदगी में लड़की बीमार नहीं होती। टिशू से नाक रगड़ते हुए मुश्किल बोल पाई थी, हिलना भी मत यहाँ से अब तुम। हातिम ने इसे खा जाने वाली नज़रों से घूरा था। इंटरकॉम पे उठाते इसने कमरे में नाश्ता मंगवाया था। नाश्ते के बाद इसने नैन को न जाने कौन कौन सी दवाई खिलाई थी। वो मुंह के मुख्तलिफ जाविये बनाए बामुश्किल इन दवाइयों को हलक से उतार रही थी। चलो अब सो जाओ, अभी तो उठी हूँ। नैन मुझे गुस्सा मत दिलाओ। हातिम ने इसे सख्त घुरी से नवाजा था। शादी के दूसरे दिन तुम मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। वो रूहानसी हुई थी, कितनी बड़ी ड्रामेबाज हो तुम तो मुझे घुमाने भी नहीं लेकर गए। एनैन ने आंखें टपटपाई थी। तुम पहले ठीक तो हो जाओ, फिर सज़ा के लिए तैयार रहो। कैसी सज़ा? एनैन की आंखें एकदम फैली थी। फिलहाल आराम करो, फिर बताता हूँ। हातिम का लहजा मानी क़ैस था। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। टिशू से नाक रगड़ते एनैन ने इसे यकीन दिलाना चाहा था। वो तो मुझे दिख ही रहा है। एक बात बताऊँ, क्या कुछ ऐसा है जो तुमने मुझे नहीं बताया? हातिम को एकदम कल रात वाली बात याद आई। मतलब? वो नहीं समझी थी। क्या तुम हैकिंग करना जानती हो? एनैन का रंग पल भर में सफ़ेद पड़ा था। इसके गले में गुलटी उभरी थी। हाँ, वो इसी झूठ की वजह से नायल से दूर हुई थी। अब वो हातिम को नहीं खोना चाहती थी, इसलिए इसने इकरार किया था। इसने मज़ीद कोई सवाल नहीं किया था। तुम आराम करो, मैं थोड़ी देर तक आता हूँ। तुम फिर से मुझे छोड़कर जा रहे हो? सिर्फ 3 घंटे। अगर 3 घंटे बाद में ना आए तो? अगर 3 घंटे बाद मैं ना आया तो जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर है। एनैन गहरी सोच में डूबी थी। फिर अचानक इसकी आंखों में चमक उभरी थी। मुझे मंजूर है, वो पुरजोर से बोली थी। चलो सो जाओ अब। इसका गाल थपथपाते वो उठा था। वैसे तुम जा कर रहे हो? किसी को कैफिले किरदार तक पहुंचाना है। इसकी आंखों में आंख के शोले भड़के थे। मतलब हद है, न जाने क्या फजूल चीज़ें दिखाते रहते हो। एकदम बकवास मूवी थी। वो लोग घूमने फिरने आए थे। नायल ने इसे एक रोमांटिक मूवी दिखाने भी लेकर गया था, मगर ये मुखलसाना मशवरा मोहसिन का था। वो लोग आधी मूवी देखकर ही वापस आ गए थे। अब वो ड्राइव करने के साथ साथ मुसलसल तबसरे भी कर रहा था, जबकि स्नेहा के सर में दर्द की टीस से उठने लगी थी। भला ये क्या बात हुई? मैं तुम्हारे लिए चांद ताड़े तोड़ लाऊंगा? बिल्कुल गैर मंतकी। न जाने कौन सी बेवकूफ़ लड़कियां होती है जो इन बातों से मुतासिर हो जाती हैं। स्नेहा मुंह बिसोर कर, एक तो वो खुद इतना अनरोमांटिक था, ऊपर से इतनी अच्छी मूवी में भी नुक्स निकाल रहा था। लाल सिग्नल पर इसने गाड़ी रोकी थी। इसके साथ चलती और भी बहुत सी गाड़ियां रुकी थी। एक बच्चे ने गाड़ी का शीशा बचाया था। नायल ने शीशा नीचे किए से कुछ पैसे पकड़ाए थे। गजरा तो ले लो साहब। इसे वापस शीशा ऊपर करते देखो वो बच्चा बोल उठा था, मैं गजरे नहीं पहनता। स्नेहा ने बेख्तियार गहरी सांस खारिज की। खिड़की से बाहर की जानिब देखा। यह शख्स वाकई पागल था। वो दिल ही दिल में इकरार कर चुकी। मैडम के लिए ले लो साहब। बच्चा भी अजीब और गरीब बात पर हैरान हो गया था। वो भी नहीं पहनती। इसे फूल पसंद नहीं है। स्नेहा ने मुड़कर बेयकीनी से उसे देखा था। झूठा कहीं का। वो कुलस कर रह गई थी। सिग्नल के हरे होने पर वो गाड़ी आगे दौड़ा गया था। गजरे भी कोई पहनने की चीज़ है? मैं तुम्हें डायमंड ब्रेसलेट लेकर दूंगा। मुझे नहीं चाहिए, तड़क कर जवाब आया था। क्यों? इतने प्यार से ऑफ़र की है मैंने तुम्हें, गजरे तक तो लेकर नहीं दे सके आप मुझे। डायमंड ब्रेसलेट तो बहुत दूर की बात है। वह ना चाहते हुए भी शिकवा कर बैठी थी। तुम्हें फूल पसंद है? वो शॉक्ड हुआ था। किसे पसंद नहीं होते? मुझे नहीं पसंद। वो खामोश रही थी। नायल को अपनी गलती की संगीनी का एहसास हुआ था। थोड़े आगे जाकर इसने गाड़ी रोकी थी। मैं भी आया। उठकर बाहर गया था। इसने बेबसी से गाड़ी की पुश्त से टेक लगाया था। थोड़ी देर बाद जब वो वापस लौटा तो इसके हाथों में फूलों का एक बुके था और 2 गजरे। रोज़ लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए। नायल ने बुके से पकड़ाते कहा था। वो सांस नहीं ले सकी। इसे इस सब की उम्मीद नहीं थी। मैं तो तुम्हारे लिए गुलाब का पौधा लाने वाला था। वो तो दुकानदार ने मशवरा दिया कि बुके ले जाओ। नायल, स्नेहा ने बुके खींच कर इसके बाजू पे मारा था। कल पौधा लेकर आऊँगा तुम्हारे लिए। नायल ने इसे तपा देने वाली मुस्कुराहट पास की थी। वो बेबसी से हंसती थी। एक वक्त था जब मुझे लगता था लाइफ पार्टनर का मुसलमान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन अब मेरी राय तब्दील हो गई है। हाथ में आइसक्रीम की कोन पकड़े एनैन ने मुस्कुरा कर कहा था। रात की चांदी में वो दोनों एक पार्क में टहल रहे थे। सारा दिन उन्होंने साथ ही गुजारा था। हातिम ने इसे हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ था। एनैन को अपनी खुशकिस्मती पर बेहद नाज था। तुम्हारे अकायद तो काफ़ी मुख्तलिफ है ना, तो तुम्हें इससे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। एनैन ने हातिम से कुछ नहीं छुपाया था। मैंने कहा ना, पहले नहीं पड़ता था लेकिन अब पड़ता है। एक हाथ से बालों को समेटते इसने दूसरे हाथ से आइसक्रीम का बाइट लिया था। अब ऐसी क्या खास बात है? वो इसे कुरेद रहा था।
تم بتاؤ اگر میں غیر مسلم ہوتی تو کیا تم مجھے قبول کر لیتے؟ اینین نے ایک شوقی نگاہ اس پر ڈالی تھی، وہ خاموش ہی رہا تھا۔ نہیں نا، بالکل اسی طرح میں بھی یہ قبول نہیں کر سکتی۔ ہاں ٹھیک ہے، اسلام میں بہت جھول ہے، یہ مجھے ایک غیر منطقی دین ہے، میں منطقی باتوں پہ یقین رکھتی ہوں، لیکن میرے خیال سے ہر مذہب ہی غیر منطقی ہوتا ہے۔ اب قرآن کو ہی دیکھ لو، سارا قرآن غیر منطقی ہے، صرف معجزات، ایسے واقعات جن پر عام انسان یقین ہی نہ کر سکتے، اور پھر فرشتے، جنات، آخرت، یہ سب عجیب ہے، سائنس سے ثابت شدہ نہیں، لیکن اگر کوئی ٹھوس ثبوت اور دلائل دے تو میں یقین کر لوں گی، کیونکہ میں مسلمان ہوں، مجھے اللہ پر یقین ہے۔ مگر مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس کتاب کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ کی گئی ہے، جیسے باقی مذاہب کی کتابوں کے بارے میں نے سنا ہے۔ ورنہ سوچنے کی بات، آخر اللہ تعالیٰ کیوں ایسی چیزوں اور واقعات کا ذکر کرے گا جن پر یقین کرنا ہی اتنا مشکل ہو؟ وہ مذہب کو سائنس کی ترازو میں تول رہی تھی، اس کی اپنی باتوں میں بہت تضاد تھا۔ مگر خداوند، میرا مطلب ہے اللہ بھی تو غیب ہی ہے نا؟ میرے نزدیک اللہ ایک ڈر ہے، نماز پڑھو ورنہ اللہ جہنم میں ڈال دے گا، جھوٹ مت بولو ورنہ اللہ جہنم کی آگ میں جلو گے، تم نے کچھ غلط کیا تبھی تو اللہ نے تمہیں سزا دی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن سچ پوچھو تو کبھی کبھی مجھے لگتا ہے شاید ہمیں اللہ کا غلط تعارف کروایا گیا ہے، یا پھر شاید نہیں۔ وہ سر جھٹک کر ہنس دی تھی، جبکہ حاتم تو بالکل دنگ رہ گیا تھا۔ اس کا مذہب ضرور اور تھا، مگر وہ کم از کم اینین جیسے عقائد نہیں تھے۔ بغیر کسی بھی بنانے والے کی کوئی چیز نہیں بن سکتی، تو یقیناً اس دنیا کو بنانے والا کوئی ہے، اور ہم مسلمان اسے اللہ کے نام سے جانتے ہیں، دوسرے مذاہب کے لوگ اسے دوسرے ناموں سے جانتے ہیں۔ اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اینین نے لاپرواہی سے کہا تھا۔ تو پھر آپ کا لائف پارٹنر کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ ضروری نہیں ہونا چاہیے۔ وہ کچھ دیر ٹھہر کر گویا ہوا تھا۔ یہ اہم ہے، نہ جانے کیوں میرے لیے یہ اہم ہے۔ وہ خود کو نہیں سمجھ پا رہی تھی، اس کے اپنے ہی عقائد لندن والے حادثے کے بعد ہل گئے تھے۔ اس نے تقریباً ہر رات ہی اللہ سے گڑ گڑا کر اپنی رہائی کی دعا مانگی تھی۔ ان دنوں اس کا کوئی بھی ٹیلنٹ اس کے کام نہیں آیا تھا، مگر یہ سب تسلیم کرنا اینین کے لیے بے حد مشکل تھا۔ ہر کسی کو ہدایت صرف ایک ثانیہ سے نہیں ملتی، بعض اوقات وقتی طور پر تو انسان راہ راست پہ آ جاتا ہے، مگر مصیبت ٹلتے ہی وہ پھر سے گمراہی کے راستہ چن لیتا ہے۔ یہ انسانی سرشت ہے۔ ہدایت کی ایک ایسی روشنی ہے جس کے حصول کے لیے قلب کی کسی گوشے میں جستجو ہونا ضروری ہے۔ رات کے تقریباً 2 بجے اینین کی آنکھ کھلی تھی۔ وہ اسے شدت سے بھوک کا احساس ہوا تھا۔ رات کا کھانا اس نے ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ کمبل اتارے وہ بستر سے اٹھنے ہی والی تھی جب اس کے ذہن میں اچانک ہی دھماکہ ہوا تھا، اور لبوں پر شریر مسکراہٹ رینگ آئی تھی۔ حاتم اس کے پہلو میں گہری نیند سو رہا تھا۔ اینین نے کھسک کر اس کے قریب گئی تھی۔ جب اس کا محبوب اس کے پاس تھا، پھر اسے خود یہ زحمت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر اٹھو نا، اینین نے اسے بازو سے جھنجھوڑا تھا۔ کیا ہوا نین؟ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا تھا، آنکھوں میں فکر کا عنصر واضح تھا۔ مجھے بھوک لگ رہی ہے، اینین نے آنکھیں ٹپٹپائے معصومیت سے کہا تھا۔ وہ کچھ دیر خالی نظروں سے اسے دیکھتا رہا تھا، پھر اس کے کہے الفاظ پر وہ دنگ رہ گئی تھی۔ کیا کھائے گی میری پیاری بیگم؟ آنکھیں مسلتے قمار آلود لہجے میں وہ مدھم سے مسکرایا تھا۔ سنہری آنکھوں میں بے یقینی ابھری تھی۔ وہ کوئی سوال، کوئی حیرانگی، کوئی شکوہ، کوئی تردید، کچھ بھی نہیں۔ وہ نم آنکھوں سے مسکرا دی۔ مجھے پاستا کھانا ہے، اینین نے چہکتے ہوئے اسے اپنی پسند بتائی تھی۔ اس وقت تو کوئی ملازم یہاں نہیں ہوگا، چلو خود بناتے ہیں پھر۔ وہ بستر سے اٹھا تھا۔ مجھے بنانا نہیں آتا، اینین نے منہ بنائی کہا تھا۔ تم ساتھ کھڑی ہو جانا، میں بنا لوں گا۔ حاتم نے اس کی مشکل آسان کی تھی۔ تمہیں پاستا بنانا آتا ہے؟ اینین کو اچانک ہی خدشہ لاحق ہوا تھا۔ نہیں، یک لفظی جواب پر اینین کا منہ بے اختیار کھلا تھا۔ کس قدر اعتماد سے اس نے کہا تھا کہ وہ بنا لے گا، جیسے وہ اس کام میں ماہر ہوں۔ تو پھر یوٹیوب زندہ باد۔ اینین کو اٹھنے کا اشارہ کرتے منہ دھونے گیا تھا۔ اینین کی ساری بھوک ہی مر گئی تھی۔ سبزی کٹ کرتے دوبارہ اس کی انگلی کٹتے کٹتے بچی تھی۔ اینین کو شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا، اسے یہ فرمائش نہیں کرنی چاہیے تھی۔ عمر رہنے تو میں کچھ اور کھا لوں گی۔ اینین نے اپنے قدم فریج کی جانب بڑھائے تھے۔ کچھ اور کیوں کھاؤ گی؟ میں بنا رہا ہوں نا۔ حاتم کے لہجے میں خفگی ابھری تھی۔ اب مجھے بھوک نہیں لگ رہی۔ اس کے اناڑی پن کو دیکھتے اینین اسے روکنے کی ایک کوشش اور کی تھی۔ نہ لگے، لیکن کھانا تو تمہیں پھر بھی پڑے گا۔ وہ بس ضد تھا۔ میں ہیلپ کروں؟ تم پلیز خاموش رہو اور مجھے کھانا بنانے دو۔ وہ گرم فرائی پین کو ہاتھ لگا کر اپنا ہاتھ جلا چکا تھا۔ اینین نے سختی سے آنکھیں میچی تھی۔ نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا جب اس نے حاتم کو اٹھانے کا فیصلہ کیا تھا۔ آدھے گھنٹے کی مشقت کے بعد حاتم نے پاستا اس کے سامنے پیش کیا تھا، جو دکھنے میں تو کافی اچھا لگ رہا تھا، مگر اعمال سے تو صرف اللہ ہی واقف تھا۔ اینین نے دل کو مضبوط کرتے فورک کی مدد سے فرسٹ بائٹ لی تھی۔
یہ اچھا ہے۔ انہیں نے ستائشی نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ حاتم کے چہرے پر سکون چھایا تھا۔ اس کی محنت رنگ لائی تھی۔ تمہیں پتہ ہے ایک وقت تھا جب تو مجھے سخت زہر لگتی تھی۔ حاتم نے اسے نظروں کی حصار میں رکھتے لب دبائی کہا تھا، کون سا وقت؟ انہیں نے آنکھ اچکا کر اس کی جانب دیکھا تھا، جب تم دو پونیاں باندھ کر آنکھیں سکیڑ کر مجھے دیکھتی تھی۔ انہیں نے بے اختیار آنکھیں سکیڑی تھی، بالکل اسی طرح۔ حاتم نے اس کے سامنے چٹکی بجائی تھی، تم کون سا مجھے شہد لگتے ہوں گے؟ وہ برا منا گئی تھی، تم مرتی تھی مجھ پر۔ ڈائننگ ٹیبل کے اطراف پر میں پڑی ایک کرسی گھسیٹتے حاتم اس پر بیٹھا تھا۔ انہیں پہلے سے سربراہی کرسی پر براجمان تھی۔ سراسر جھوٹ۔ انہیں نے بھوے سکیڑے پلیٹ پیچھے سے کھسکائی تھی، یہ سچ ہے۔ وہ اسے چڑھا رہا تھا۔ اچھا تو پھر یہ طوفانی محبت کب ہوئی تمہیں مجھ سے؟ میں خود نہیں جانتا۔ جب سب رشتے چھین گئے تو واحد ایک رشتہ بچا میرے پاس، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ میرے لیے خاص سے خاص ہوتا گیا۔ حاتم نے اس کا ہاتھ تھامتے جبکہ آنکھوں میں جذبات کا سمندر تھا۔ تمہارے پیرنٹ کی ڈیتھ کیسے ہوئی؟ ایک حادثے میں۔ آنکھوں کے سامنے نہ جانے کس کس کی میت آئی تھی۔ ایک ہی دن میں سب تباہ ہوا تھا، ہر رشتہ اس سے چھین لیا گیا تھا۔ تمہارا کوئی بہن بھائی نہیں ہے کیا؟ بہن تھی مگر وہ بھی نہیں رہی۔ حاتم کے چہرے پر غم کے سائے لہرائے تھے۔ اوہ، انین کو بے حد افسوس ہوا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ نائل کی پہلی بیوی ہی حاتم کی بہن تھی۔ میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گی، ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں گی۔ انین نے نرمی سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا تھا۔ وہ زخمی سا مسکرا دیا تھا۔ بدر پچھلے 6 ماہ سے لڑکیوں کے ذریعے ایک خاص قسم کی منشیات کی اسمگلنگ کر رہا تھا۔ آج بھی لڑکیوں سے بھرا ایک ٹرک بحری جہاز کے ذریعے روانہ ہونا تھا، مگر شہر کی حدود میں ہی یہ ٹرک اچانک کہیں غائب ہو گیا تھا۔ بدر تو بالکل بفر گیا تھا۔ وہ تمام لڑکیاں ہی کم سن اور حسین تھی۔ کچھ کے ذریعے وہ اسمگلنگ کر رہا تھا اور کچھ کو وہ آگے عربی شہزادوں کو بیچ رہا تھا تاکہ وہ ان کی بستر کی زینت بن سکے۔ اب وہ سڑک کے پار لگے CCTV فوٹیج سے ٹرک کی حرکات نوٹ کر رہا تھا۔ وہ کیمرہ اس ہی نے خفیہ طور پر لگوایا تھا۔ CCTV میں کچھ واضح سمجھ نہیں آ رہا تھا سوائے اس کے کہ ہوڑی میں موجود ایک شخص سڑک پر اچانک ہی کہیں سے نمودار ہوا۔ بدر فوراً الرٹ ہوا۔ کیمرے کے قریب آ کر وہ شخص رکا تھا۔ اس نے اب اپنی ہوڑی اتاری تھی، اوپر کے جانب چہرہ کی۔ اس نے ایک تیکھی مسکراہٹ چہرے پہ سجا ایک آنکھ ونک کی تھی۔ اس کے بعد کا منظر بالکل تاریک ہو گیا تھا۔ نائل افندی! بدر کا غصے سے برا حال تھا۔ یہ شخص ہر جگہ موجود ہوتا تھا، ایک شاہین، دوسرا نائل۔ وہ ان دونوں سے تنگ تھا۔ شاہین ہمیشہ چھپ کر وار کرتا تھا جبکہ نائل سامنے سے۔ میرا اتنا بڑا نقصان کیا تم نے نائل، اب تم بھگتو گے۔ تم نے میری لڑکیاں غائب کی، اب میں بیوی غائب کروں گا۔ اس کی آنکھوں میں تیش ابھرا تھا۔ وہ نائل کو نقصان نہیں پہنچا سکتا تھا مگر اس کی بیوی کو ضرور پہنچا سکتا تھا۔ بدر نے غصے کی حالت میں کسی کو فون ملایا تھا، نائل کی بیوی کو اٹھوا لو، حکم صادر کرتے اس نے فون میں اس پر پٹخا تھا۔ اگلا نمبر تمہاری بہن کا ہوگا، اس نے سرخی مائل آنکھوں کے ساتھ کہا تھا۔ نائل ایک ISI ایجنٹ تھا، یہ جانتے ہوئے بھی بدر نے اسے کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ وجہ آرڈرز تھے جو اسے کرنے نہیں دیتے تھے، لیکن اب اس نے ہر چیز کو پس پشت ڈال کر نائل کا قصہ تمام کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ اسے آہستہ آہستہ اذیت دے کر مارنا چاہتا تھا۔ اس نے ڈرائیور کے ساتھ شاپنگ کرنے مال گئی تھی۔ نائل نے اسے بالکل آزاد چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب اس پر پابندی نہیں لگاتا تھا۔ واپسی کے راستے میں ایک وین ان کی گاڑی کے آگے آ کر رکی تھی۔ 2 شخص وین سے باہر نکلے تھے۔ بغیر کچھ سوچے سمجھنے کا موقع دیا انہوں نے سیدھا ڈرائیور کے ماتھے کے بیچوں بیچ گولی ماری تھی۔ گولی گاڑی کے شیشے کو چیرتی ہوئی ڈرائیور کو کسی اور دنیا میں پہنچا چکی تھی۔ اسنیہا کی تو چیخیں ہی نہیں رک رہی تھیں۔ اس نے زندگی میں پہلی بار اتنا خوفناک منظر اتنے قریب سے دیکھا تھا۔ اے لڑکی، چلو باہر آؤ، ایک شخص کی گرجدار آواز سنتے وہ کانپ اٹھی تھی۔ چلو باہر نکلو۔ گاڑی کا لاک توڑے اس نے گھسیٹ کر اسے باہر نکالا تھا۔ وہ مسلسل مزاحمتیں کر رہی تھی مگر سب بے سود۔ نائل اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بار بار اسے پکار رہی تھی، اسے وین میں بٹھائے۔ وہ وین کو آگے دوڑا لے گئے تھے۔ وہ لوگ اسنیہا کو ایک خفیہ جگہ پر لے گئے تھے جہاں پہلے ہی کافی لڑکیوں کو قید کر کے رکھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی اور ہاتھ بھی بندھے ہوئے تھے۔ ایک کمرے میں اسے پٹکتے ایک شخص نے اس کی آنکھوں کی پٹی کھولی تھی۔ میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ پلیز مجھے چھوڑ دو۔ وہ مسلسل سسک رہی تھی۔ تم نے نہیں، تمہارے شوہر نے بہت کچھ بگاڑا ہے۔ اسے اس کمرے میں لاک کرتے وہ شخص باہر کی جانب بڑھا تھا۔ مجھے جانے دو پلیز، مجھے جانے دو۔ وہ اپنے بندھے ہاتھوں سے ہی دروازہ کھولنے کی کوشش کر رہی تھی۔ نائل کہاں ہے آپ؟ وہ دروازے کے ساتھ لگی پھوٹ کر روتی تھی۔ ڈیوڈ ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی یہاں پہنچا تھا، اسے بدر سے ضروری کام تھا۔ بابا
कहाँ है? इसने अपने एक आदमी से पूछा था। इस आदमी ने अदब से सर झुकाए डेविड को बदर का पता बताया था। वो तेज़ तेज़ कदम उठा था, आगे की जानिब बढ़ा था, तभी एक कमरे के बाहर आके इसके कदम रुके थे। निस्वानी चीखें इसकी समातों से टकराई थी। कोई है, प्लीज़ मेरी मदद करो। कोई बहुत ज़ोर से दरवाज़ा पीट रहा था। अंदर कौन है? इसने कमरे के बाहर खड़े गार्ड से पूछा था। कोई ख़ास मेहमान है? ब्लैक मॉन्स्टर। इसने गहरी सांस खारिज की थी। वो इस लफ्ज़ का मफहूम अच्छे से समझता। ये कमरा वाकई ख़ास लोगों के लिए मख्तस था। बाकी लड़कियों को अलग जगह पर रखा जाता था। दरवाज़ा खोलो, इसने हुक्म सादिर किया था। जी। गार्ड गड़बड़ा गया था। मैंने कहा दरवाज़ा खोलो। अब की बार इसके लहजे में सख्ती दर आई थी। चीख पुकार अब बंद हो चुकी थी। इसने बआसानी बाहर मौजूद लोगों की बातें सुन सकती थी। प्लीज़ मुझे बचाओ। अब की बार इसने दरवाज़ा बहुत ज़ोर से बजाना शुरू किया था। शायद इसे ये खुशफहमी थी कोई मसीहा इसे यहाँ से बचा लेगा। ब्लैक मॉन्स्टर, हमें ऑर्डर्स नहीं। अल्फाज मुँह में ही थे जब गोली चलने की आवाज़ से हर तरफ सुकूत छाया था। ठा डेविड ने इसके पैर पर गोली मारी थी। ये सिलसिला रुका नहीं था। एक के बाद दूसरी, दूसरी के बाद तीसरी, तीसरी के बाद चौथी गोली की आवाज़ ने सुनते ही वो पीछे की तरफ भागती दीवार से जा लगी थी। इसके आसाब बिल्कुल शल हो चुके थे। दीवार के साथ लगी वो ज़मीन पर बैठती चली गई थी। वो अपनी सिसकियों का गला इसने बामुश्किल घोटा था। वो कोई मसीहा नहीं था, वो इन्हीं लोगों की तरह एक हैवान था। ब्लैक मॉन्स्टर को इनकार करने की जुर्रत तुम्हारी हुई कैसे? डेविड का गुस्सा सातवें आसमान पर था। खोलो दरवाज़ा। अब की बार गार्ड ने फौरन दरवाज़ा खोला था। 4 गोलियां लगने के बाद वो बगैर कराए अपने कदमों पर खड़ा सामने मौजूद शख्स किसी को कराने की इजाज़त कहाँ देता था। दरवाजे का हैंडल घूमने की आवाज़ पर इसने खुद में मज़ीद सिमटी थी। इसे अपने अतराफ़ में जो सिर्फ खौफ के साए लहराते हुए महसूस हो रहे थे। दरवाज़ा खुलते हुए अंदर दाखिल हुआ था। एक सरसरी सी निगाह कमरे के एक कोने में दुबकी बैठी लड़की पर डाल के इसने वापस पलटते दरवाज़ा ज़ोर से बंद किया था। टैप लगाओ इसके मुँह पर। सर में दर्द कर दिया है। हुक्म सादिर करते कोट का बटन बंद करता वो आगे की जानिब पड़ा था। इसने हाथों में मुँह छुपाए फूट फूट कर रो दी थी। नाइल कहाँ है? वो बेबसी से पुकार रही थी। बाबा कौन है ये लड़की? बदर तक पहुँचते इसने पहला सवाल दखा था। न हाल पूछा न कुछ, सीधा सवाल। बदर ने शिकायती निगाहों से इसकी जानिब देखा। इसकी शिकायत पर वो मुस्कुरा दिया था। मुझे तो बस तजस्सुस हो रहा था। इतने अरसे से वो कमरा खाली है, अब अचानक कोई ख़ास कैसे आ गया? तुम खुद ज़्यादा दिलचस्पी नहीं ले रहे? बदर को हैरानी हुई थी। ऐसी बात नहीं है बाबा, मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया। वो मदहम से मुस्कुराए। अगर तुम्हें दिलचस्पी है तो। बदर का लहजा मैंने कैस था। इससे अच्छा और क्या हो सकता है? वो नाइल की बीवी को हातिम के आगे पेश करते। ये दोनों के दरमियान मौजूद दुश्मनी को भड़काने का सबसे अच्छा तरीका था। मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता बाबा। मैं नैन के अलावा किसी का तस्वुर भी नहीं कर सकता। हातिम फौरन खफा हुआ था। मैं जानता हूँ बेटा, मजाक कर रहा था। तुम कभी मिलवाओ ना अपनी नैन से। मैं भी तो देखो, अगर आखिर मेरी बहू में ऐसी क्या खास बात है जो मेरा बेटा इतना दीवाना हुआ फिरता है? बदर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। जी ज़रूर। चंद ज़रूरी बातों के बाद इसने अपने कदम बाहर के लिए उठाए थे। हातिम के जाने के बाद थोड़ी देर बाद बदर को एक कॉल आई थी। क्या मसला है? इसने नागवारी से पूछा। लड़की मरने वाली है। तो इसकी आखिरी सांसें चल रही है। मुकाबिल ने अपनी बात पर जोर देते कहा था। मर भी जाए तो भी बिस्तर पे भेज देना। मैं इन नाजुक कलियों पर इतना पैसा बिला वजह नहीं लगाता। इसने तैश की हालत में फ़ोन काट दिया था। नाइल किसी मीटिंग से वापसी पर घर जा रहा था जब इसका फ़ोन बजा था। फ़ोन उठाते साथ ही इसकी रगें तन गई थी, आंखों में खून दौड़ाया था। वो शदीद इश्तियाल की हालत में गाड़ी में बैठा। घर पहुँच कर इसने अपने कमरे का रुख किया। एक ड्रॉर से फ़ोन निकाले इसने एक नंबर मिलाया था। हेलो कौन? फ़ोन तीसरी बेल पर रिसीव कर लिया गया था। तुम्हारा बाप। नाइल का लहजा इश्तियाल अंगेज था। कौन बात कर रहा है? बदर अलर्ट हुआ था। ये नंबर तो इसके ख़ास आदमियों के पास ही था, तो फिर ये कौन था? इससे इस लहजे में बात कर रहा था। मुझसे बात मुझ तक थी तो काबिल बर्दाश्त थी, मगर मेरी बीवी को बीच में लाकर तुमने ठीक नहीं किया। नाइल ने एक एक लफ्ज़ चबा चबा कर अदा किया था। नाइल। बदर के लब मुस्कुराए थे। तुमने मुझ पर हमला करवाए, धमकियाँ दी, मैंने नज़रअंदाज किया, लेकिन कोई मेरी इज्जत पर हाथ डाले ये मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। क्या कर लोगे? हाँ बोलो। इसके बाद तुम्हारी बहन को उठवाऊँगा। जो करना है कर लो। नाइल का खून खौलने लगा। आधा घंटा, सिर्फ आधा घंटा। आधे घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरी बीवी मेरे घर पर चाहिए, और इन तमाम लोगों के इकट्ठे हुए हाथ जिन्होंने इसे छुआ और कैद किया, वरना तुम नाइल अफंदी का वो रूप देखोगे जो आज से पहले किसी ने नहीं देखा होगा। अच्छा क्या करोगे तुम? वो इस्तेज़ाइया हंसा था। अगले 5 मिनट में समझ आ जाएगी तुम्हें। वैसे तंबीह करते नाइल ने फ़ोन काट दिया था। 2 टके का मेजर मेरा क्या उखाड़ लेगा? पता ने ज़बरदस्त कहा लगाया था। इसे वो अच्छे से जानता था। एक्सपोज हो जाने के बाद वह अपनी अहमियत खो चुका है। ISI वाले अब इसके लिए कुछ नहीं करेंगे। इसे इतने अरसे तक कोई नुकसान न पहुँचाने के ऑर्डर्स
बदर को ऊपर से मिले थे। डार्क वर्ल्ड तकरीबन दुनिया के हर कोने तक फैली हुई थी। वो एक दूसरे से मुंसलिक थे। नाइल को ख़त्म करने पर अब कोई भी राज़ी नहीं था, वजह शाहीन था। लेकिन अब बदर का सब्र जवाब दे गया था। अगर नाइल इसके मामलात में दखल देने से गुरेज नहीं करता तो फिर वो क्यों पीछे हटता। ठीक है, 5 मिनट बाद बदर का दूसरा फ़ोन बजा। जो इसने सुना था वो इसके पैरों तले की ज़मीन खींचने के लिए काफ़ी था। ऐसे कैसे डील कैंसिल हो गई? मैं 5 करोड़ दे चुका हूँ, मुझे मंशियात चाहिए। वो अपनी जगह से उठ बैठा था। क्या मतलब? पैसे वापस नहीं मिलेंगे? मैंने रकम अदा की है, मुझे मंशियात चाहिए, वरना मेरी रकम वापस करो। मुकाबिल का जवाब इसे तहस दिला गया था। अगर अपनी सलामती चाहते हो तो पैसे और मंशियात दोनों भूल जाओ। फ़ोन की स्क्रीन तारीख हो चुकी थी, बिल्कुल इसके चेहरे के मानंद। इतने दिनों की अनथक मेहनत के बाद फ्रांस के एक मशहूर ग्रोह के साथ ये मुआहदा तय पाया था और वो इस खास किस्म की मंशियात को पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स में आम करना चाहता था। लेकिन अब अचानक डील का कैंसिल होना इसके लिए बड़ा धचका था। और वो लोग पैसे देने को भी तैयार नहीं थे। अभी वो इस सदमे में था कि एक बार फिर इसका फ़ोन बजा था। इसने शिकस्त खोर हालत में फ़ोन उठाया। फैक्ट्री में आग लग गई। इसे अपनी समातों पर यकीन नहीं आया था। कैसे लगी? तुम लोग? आखिर अल्फाज अभी मुंह में ही थे जब जेम्स की कॉल आई थी। बदन ने दिल को मजबूत करते कॉल उठाई थी। लाहौर वाली हवेली पर हमला हो गया। वो मजीद नहीं सुन सकता था। बदन ने फ़ौरन कॉल काटी थी। वो निढाल सा कुर्सी पर बैठा था। इसकी पेशानी पसीने से तर थी। कपकपाते हाथों के साथ इसने दूसरा फ़ोन उठाया। नाइल को कॉल मिलाई थी। वो सोफे पर पैर फैलाए लेटा इसी की कॉल का इंतज़ार कर रहा था। कौन हो तुम? पहले वाला गुरूर तमस्कुराना अंदाज अब कहीं गायब सा हो गया था। एक पहेली जिसे कोई नहीं सुलझा सकता। तुम कोशिश करके देख लो, मज़ीद उलझ जाओगे। लेकिन पहले मेरा मुतालबा पूरा करो। ठीक है, तुम्हारी बीवी को भेज रहा हूँ, लेकिन ये सब बंद करवाओ। ये तो मुमकिन नहीं। अगले आधे घंटे तक ये सब होता रहेगा। मुझे मेरी बीवी मुकर्ररा वक्त पर घर पर चाहिए। अगर 1 सेकंड भी ऊपर हुआ तो तबाही आएगी। तुम्हारी 7 पुश्तें मिलकर भी भरपाई नहीं कर सकेगी। कॉल कट करके नाइल ने फ़ोन मेज़ पर पटका था। इस तरह की हालत में नाइल ने अपनी पेशानी मस ली थी। अपने हाथ में पहनी घड़ी को देख वो मुस्तरिब सा वहाँ से उठा था। हर गुजरता मिनट इस पर भारी था। ठीक आधे घंटे के बाद एक गाड़ी इनके घर के बाहर रुकी थी। नाइल तो तेज़ कदम उठाता बाहर लाउंज की जानिब गया था। वो इसे दरवाजे से आती दिखाई दी थी। रोई हुई खौफज़दा आंखें, सफ़ेद पड़ती रंगत, बिखरे हुए बाल। नाइल का दिल ज़ोर से धड़का था। स्नेहा इसकी पुकारने की देर थी। वो भाग कर इसके गले लगे थी। कहाँ थे आप? मैंने कितना पुकारा आपको, आप क्यों नहीं आए? इसका कॉलर दबोचे हुए हिचकियाँ ले लेकर रो रही थी। नाइल ने आहिस्तगी से इसके गिर्द हिसार कायम करते इसे पुरसुकून करना चाहे। बाकी का रोमांस कमरे में चलकर करते हैं। घर में इतने मुलाजिम हैं, अच्छा नहीं लगता। बस सर उठाकर इसे देखने पर मजबूर हो गई थी। वो शख्स पागल नहीं था, बल्कि पागलों का सरदार था। किस मौके पर क्या बात करनी है, इसे शायद किसी ने सिखाया ही नहीं था। इतने प्यार से मत देखो मुझे। पहले ही तुम पर इतना गुस्सा है। मेरे कपड़े तक प्रेस नहीं करवाए थे तुमने। वो बेयकीनी से इसे देखती रही थी। आप एक निहायत खुदगर्ज इंसान हैं। वो इस वक्त टूटी बिगड़ी हालत में थी और वो शख्स इसे समेटने के बजाय अपने ही रोए जा रहा था। और तुम इस खुदगर्ज इंसान की बीवी हो। वो इसे अपने करीब करता अपने अंदर भी चुका था। तुम ठीक हो? नाइल ने इसके बाल सहलाते हुए नरमी से पूछा था। नहीं। इसके गर्दन के गिर्द बाजू हमायल करते वो बिलक बिलक कर रोती थी। चलो अंदर चलते। वो इसे अंदर ले गया था। स्नेहा की हालत वाकई ठीक नहीं थी। नाइल, वो लोग ऐसी की तैसी उन लोगों की। तुम बैठो यहाँ पर। इसे बिस्तर पर बिठाते नाइल ने इसे पानी का गिलास थमाया था। वो सारा पानी एक ही सांस में हलक से उतार गई थी। नाइल, मैं बिल्कुल पाक हूँ। स्नेहा की खौफज़दा आवाज़ सुनते ही नाइल चौंक इसकी जानिब देखा था। मैं सच कह रही हूँ। इसकी आंखों में खौफ के साथ कहीं ना कहीं मान भी था, जैसे वो इसकी बात पर यकीन कर लेगा। तुमसे जितना पूछा जाए ना, सिर्फ उतना ही बोला करो। ये बिला वजह की टर मुझे नहीं पसंद। इसके लहजे में बरहमी थी, जबकि पहली बार इसकी बरहमी स्नेहा के अंदर तक सुकून उतार गई थी। चलो लेटो यहाँ पर। कवगी ने कब नरमी का लिबादा ओढ़ा था, स्नेहा को खबर ही नहीं हुई। वो लोग कौन थे? मेरे ससुराल वाले। नाइल अफंदी किसी बात का सीधा जवाब कैसे दे सकता था? आप बिल्कुल भी अच्छे शौहर नहीं हैं। वो खफा हुई थी। और तुम भी अच्छी बीवी नहीं हो। जवाब दो बदू आया था। चलो अभी लेटो यहाँ पर, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ, फिर आराम से लड़ेंगे। नाइल ने इसे लेटाते हुए कहा था। खुद वो इसके पास आ बैठा था। इसका हाथ थामते स्नेहा इसकी गोद में सर रखा था। आंसू एक बार फिर बहना शुरू हुए थे। इसके बालों में उंगलियां चलाते इसे अपने होने का यकीन दिला रहा था। वो आंखें नीचे काफ़ी देर तक सिसकती रही। सो जाओ अजीज़ मन, नाइल ने इसके बालों पर बोसा देते कहा था। स्नेहा के अंदर एक सुकून सा उतरा था।
تو یہ تھی ویورز ریڈرز ہماری آج کی قسط. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی. چلے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. جب تک کہ مجھے دیجیے اجازت. اور پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں, لائک اینڈ کمنٹ بھی کر دیا کریں. چلے جی انشاءاللہ اگلی قسط میں پھر سے ملاقات ہوتی ہے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.